से हो। शक्ति के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज का सुविचार क्या है देखते हैं। आज के सुविचार के बाद आज की कक्षा को हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का सुविचार है, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो बेटा, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती है ना। कभी भी हमारा जीवन ऐसा नहीं होता कि जिसमें कोई समस्या ना हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जिसमें कोई परेशानी ना हो। ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं होता। चाहे कितना महान व्यक्ति हो, चाहे कितने बड़े से बड़ा धनवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे साधारण मनुष्य हो, सभी के जीवन में खुशियां भी आती हैं, दुख भी आता है, समस्याएं भी आती हैं, है ना। तो समस्याएं जो होती हैं, जब हमारे जीवन में आती हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारे जीवन में इसके आने का कुछ वजह है। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। बेटा, हम अपने आप में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं, है ना। हम कभी भी ये मानकर नहीं चलेंगे कि हम जो है बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हैं। ऐसा नहीं है। तो बेटा, हमें जब समस्याएं हमारे सामने आती हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारे जीवन में क्या गलत चल रहा है, या हमारे जीवन में हमने क्या बदलना है, क्या गलतियां हम कर रहे हैं। तो उन सभी गलतियों को सुधारने का, हमारे जीवन को बदलने का एक मौका हमें देती है जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए कहा है कि समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। ओके, तो आप भी सोचिए कि आपके जीवन में क्या क्या बदलना है। कुछ बदलने को है। क्या गलतियां आपने कर रखी है। एक एग्जाम में आप फेल हो गए, अगले एग्जाम में आपने उस समस्या से, उस गलती से आपने सीखना है कि अगले जो एग्जाम आने वाला है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कहाँ कहाँ पर हमारी कमी रह गई है उसको हम सुधारेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसी सुविचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे जंतुओं में जनन के बारे में, जिसमें हमने लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा की थी। और लैंगिक जनन के बारे में पूरी जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन की बात कर रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि बहुत प्रकार के, अलग अलग विभिन्न प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं। जिसमें हमने द्विखंडन देखा, मुकुलन देखा, है ना। जिसमें कि ये सभी क्या है बेटा, मुकुलन, मुकुलन जिसे हम बर्डिंग कहते हैं, जो हाइड्रा में होता है। दूसरा हमने देखा खंडन, है ना, विखंडन, जिसमें कि द्विखंडन की बात की हमने। द्विखंडन जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं, बाइनरी फिशन, जो किसमें देखने को मिलता है बेटा, अमीबा में, है ना। अमीबा में देखने को मिलता है। और भी हमने कुछ अलैंगिक जनन के विधियों के बारे में बात की थी। चलिए एक बार जरा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और बाकी बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो चलिए बेटा, पिछले क्लास में जो हमने अलैंगिक जनन के बारे में देखा था, वो क्या क्या थे, कौन कौन सी विधियां थी। यहाँ पे देखिए, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना।
इसमें क्या देखा था हमने कि जब कोई जीव एक ही जनक के शरीर के किसी भाग, कोशिका या किसी विशेष निर्मित संरचना से बन जाता है तथा इन संरचनाओं में कोई लैंगिक संलयन नहीं होता है, तो उसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो बेटा जो लैंगिक जनन होता है उसमें हमने पढ़ा है, बहुत बहुत ही क्लियरली पढ़ा है कि उसमें जो है लैंगिक जनन में जो है लैंगिक संलयन होता है, जिसमें कि मादा युग्मक और नर युग्मक मिलते हैं, युग्म यानी कि उनका संलयन होता है ना। उसी को सेक्सुअल फ्यूजन कहते हैं। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, इसी कारण से इसको अलैंगिक जनन अथवा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब जब किसी जीव का जन्म एक ही जनक के शरीर से, एक ही पेरेंट होता है उसमें, जब किसी जीव का जन्म एक ही जनक के शरीर के किसी भाग से होता है तो उसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो उसमें विखंडन के बारे में हमने बात की थी। विखंडन क्या है? विखंडन जो है एक कोशिकीय जीवों में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बंट जाते हैं। ओके, तो विखंडन में क्या होता है? ये एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है और इसमें क्या होता है, जो एक पेरेंट सेल होता है वो एक, दो या दो से अधिक कोशिकाओं में बंट जाता है। तो उसमें हमने द्विखंडन के बारे में बात की थी, बाइनरी फिशन के बारे में बात की थी, जो अमीबा में पाया जाता है ना। तो एक कोशिकीय, उसका उदाहरण हमने पढ़ा था किसके बारे में? अमीबा के बारे में पढ़ा था। तो द्विखंडन जो है एक कोशिकीय जीवों में होता है, जिसमें जीव दो समान, द्वि बोला है यहां पर, बाइनरी फिशन बोला है, तो कितने भागों में बट जाता है बेटा? दो भागों में जो है बट जाता है। ठीक है, तो जीव जो है दो समान भागों में बंटता है। इस क्रिया से पहले, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको चित्र बना के बताया था, क्या होता है सबसे पहले जो है केंद्रक, ठीक है, केंद्रक जो है समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति केंद्रकों में बंटता है, यानी कि केंद्रक जो है एक से दो हो जाते हैं, यानी कि दो समान भागों में बंट जाते हैं। उसके बाद कोशिका द्रव्य भी क्या हो जाता है? दो भागों में बंट जाता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसके पीछे जो कोशिका द्रव्य होता है, यानी कि जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो बंट जाता है। और दोनों संतति कोशिकाएं क्या करती हैं? ये दो नए सेल्स बने हैं और ये दो नए सेल्स क्या करेंगे? दो नए जीवों का निर्माण करेंगे, या दो नए जीव जो है बनाती है। मुकुलन के बारे में हमने बात की थी। मुकुलन जो है जिसे हम बडिंग कहते हैं, है ना। तो मुकुलन जो है हम देखते हैं कि ईस्टो में और जो होता है हाइड्रा, उसमें हम मुकुलन देख सकते हैं, बडिंग देख सकते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन है। तो मुकुलन बहुकोशिकीय सरल जीवों में होता है। कैसे? मुकुलन बहुकोशिकीय सरल जीवों में होता है, जिसमें जीव में छोटी सी संरचना उभार के रूप में निकलती है। इसे हम मुकुल कहते हैं या बड कहते हैं, तथा इस क्रिया को मुकुलन या बडिंग कहते हैं। तो एक छोटा सा उभार आता है। मैंने पिछले क्लास में हाइड्रा का आपको बडिंग जो है ड्रॉ करके दिखाया था। उसमें मैंने बताया था जो पेरेंट सेल होता है उसके शरीर के ऊपर एक उभार आता है, और उस उभार को हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम मुकुल कहते हैं, ठीक है, बड कहते हैं। इसीलिए इस क्रिया को हम मुकुलन अथवा बडिंग कहते हैं। जैसे कि हाइड्रा और यीस्ट, इनमें क्या होता है? पहले मुकुल फॉर्म होता है, वो मुकुल फिर क्या होता है बेटा? बड़े से एक, यानी कि उसका जो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है और एक अलग जीव के रूप में वो आता है। अगला है रीजेनरेशन, जिसे हम पुनर्जनन कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था पुनर्जनन क्या होता है, क्योंकि ये आपके किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी लेना अच्छी बात है, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज आपको इससे मिलेगा। तो पूर्ण स्वरूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग में से, ठीक है, अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण की जो क्षमता होती है, यदि कोई जीव किसी कारण कुछ टुकड़ों में अगर बट जाती है तो, या फिर टूट जाती है, सोचिए,
तो उनके अनेक टुकड़े क्या करते हैं, वृद्धि करके नया जीव में विकसित हो जाते हैं। प्लेनेरिया का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जिसमें कि क्या होता है, अगर प्लेनेरिया को, एक इंडिविजुअल प्लेनेरिया जो है उसको अगर हम काटे या फिर किसी कारणवश वो कट जाता है, तो क्या होता है बेटा, जितने भागों में आप उसको काटोगे उतने ही नए प्लेनेरिया वहां पर बनेंगे। ओके। फिर हमने बात की थी खंडन की, फ्रैगमेंटेशन की बात की थी। अब फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, टुकड़ों में बंटना, है ना। पानी, ताप तथा भोजन की जो अनुकूल परिस्थितियां आती है, तो कुछ जीव जो होते हैं जैसे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आदि तंतुमय शैवाल, है ना। तंतुमय शैवाल यानी कि एल्गे जो होते हैं, या कवक होते हैं, कवक यानी कि फंगई होते हैं, वे क्या करते हैं, उनकी जो तंतु होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। और प्रत्येक खंड में एक अथवा एक से अधिक कोशिकाएं होती है। और प्रत्येक खंड जिसमें एक या एक से अधिक कोशिकाएं होती है, कोशिका विभाजन करती है और एक नए तंतु का निर्माण करती है। ओके। तो इस तरह से क्या होता है, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो कुछ जीव जो है क्या करती हैं, वो कट जाते हैं, छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। और प्रत्येक खंड में से एक अथवा एक से अधिक कोशिकाएं होती है, और प्रत्येक खंड जो है कोशिका विभाजन करके क्या करती है बेटा, नए जीव का निर्माण करती है। इज दिस क्लियर टू यू? तो ये हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा। ओके। जिसमें द्विखंडन, बाइनरी फिशन, अमीबा में देखा, बडिंग हाइड्रा में देखा। अभी हम आपको दिखाएंगे बडिंग जो है, या मुकुलन, किसमें, ईस्ट में दिखाएंगे बेटा, खमीर में। ठीक है, खमीर अथवा ईस्ट में भी जो है ये प्रोसेस पाया जाता है। ये जो बाइनरी, सॉरी, जो बडिंग होता है वो होता है। तो हम देखेंगे उसको, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं उसको, उससे हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार ईस्ट में जो है बडिंग होता है। तो चलिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक सिमुलेशन है, इसके थ्रू हम आपको समझाते हैं कि ईस्ट में जो है किस प्रकार से मुकुलन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, एक बीकर रखा है, इसमें थोड़ा सा जल है, पानी है, वाटर है, जो भी है। तो उसमें पानी रखा है, यहाँ पर दो डिशेस रखे हैं, यानी कि दो प्लेट्स रखे हैं, देखा आपने। इन दोनों में क्या रखा हुआ है, एक में शुगर रखा है, एक में ईस्ट रखा हुआ है। ठीक है, चीनी और खमीर, ये दोनों यहाँ पर रखे हुए हैं, देखा आपने। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक स्पैचुला है। ठीक है, स्पैचुला की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को ले सकते हैं, नाप के लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक ग्लास का स्लाइड है, यहाँ पर कवर स्लिप है, और यहाँ पर एक ग्लास रॉड रखा है, एक ड्रॉपर रखा हुआ है, और ये हमारा मेन चीज रखा है, ये क्या है बेटा, सूक्ष्मदर्शी अथवा माइक्रोस्कोप, जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म चीजों को, सूक्ष्म जीवों को आराम से, अच्छे से, व्यक्त रूप से देख सकते हैं, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करें हम लोग। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, इस पानी में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले किसको मिलाएंगे, एक स्पैचुला यीस्ट को मिला देंगे। ठीक है। अब देखो बेटा, ईस्ट को का जो पनपना होता है शुगर के माध्यम में, यानी कि चीनी के माध्यम में, बहुत जल्दी से होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां से एक स्पैचुला शुगर भी लेंगे और इसमें डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हिलाना है। तो यहाँ पर जो ग्लास रॉड है बेटा, इसकी सहायता से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जब तक कि ईस्ट और शुगर पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए। ओके। तो अच्छी तरह से इसको स्टेयर करेंगे हम लोग, हिला दिया हमने। ओके। अब क्या करना है बेटा, हमने इसको थोड़ी देर बिना हिलाए वहीं पर रखना है, यानी कि वेट करना है हमने इसको। ठीक है। अब देखो, हमारा 1 घंटा हो गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये ड्रॉपर की सहायता से हम इसमें से थोड़ा सा जो है सोल्यूशन इस तरह से ले लेंगे, यहाँ पे। ओके, ले लिया आपने। अब क्या करने वाले हैं, हम लोग ग्लास स्लाइड पर कुछ बूंदें इसकी डालेंगे। नाउ कवर स्लिप से इसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ताकि हमारा जो स्पेसिमेन है वो हिले ना। और इसको हम क्या करेंगे, सीधे ले जाएंगे माइक्रोस्कोप के स्टैंड पर, इसको रखेंगे और इसको क्लिप से फिक्स कर देंगे। कर दिया बच्चे।
अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आईपीस है, यहां से हम देखेंगे कि हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। ओके। अब क्या करेंगे, अब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हमने क्या करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है। उसके लेंसेज को हम क्या करेंगे बेटा, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब लेंस को भी एडजस्ट कर लिया हमने। अब क्या करना है, स्लाइड को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जहां पर ज्यादा चीजें दिखाई दे रही है वहां की तरफ हम क्या करेंगे, हमारे स्लाइड को अच्छी तरह से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और थोड़ी और अच्छी तरह से इसको जूम करेंगे, फाइन एडजस्टमेंट करेंगे। तो आप क्या देख रहे हो बच्चे, यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, देखो ये जो है एक पेरेंट यीस्ट है, और इस यीस्ट के ऊपर कुछ मुकुल बने दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक यीस्ट है और इसके ऊपर एक छोटा सा मुकुल है, देखा आपने। और कुछ मुकुल जो है वो क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, देखा आपने। तो यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से मुकुलन में, जिस जैसे हमने हाइड्रा में देखा था, उसी प्रकार से मुकुलन जो है ईस्टों में भी होता है, बडिंग जो है ईस्ट में भी होता है, जिसमें एक सिंगल पैरेंट जो है वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन के लिए क्या करता है, अपने शरीर के ऊपर एक छोटा सा बड होता है, वो बड फिर एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। क्लियर है। तो ये बात हो गई हमारी यीस्ट में मुकुलन। ठीक है, तो आप जब भी एग्जाम्पल्स बताएंगे ना बेटा, तो आपने क्या करना है, जो ईस्ट है उसका भी उदाहरण आप देंगे, और साथ साथ में किसका उदाहरण देंगे आप, किसका उदाहरण दोगे आप लोग, हाँ हाइड्रा का भी उदाहरण दोगे, जिसमें किसमें, बडिंग में। ठीक है, तो बडिंग में ईस्ट और हाइड्रा। चलिए, अब हम बात करते हैं एक और प्रकार के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जिसे हम कहते हैं क्लॉनिंग। क्या कहते हैं बेटा, क्लॉनिंग। कभी सुना है आपने क्लॉनिंग, सुना है इस टर्म को। ये क्लॉनिंग क्या होता है देखते हैं। क्लॉनिंग, ओके। अब ये क्लॉनिंग क्या है बेटा, कोई बता सकता है मुझे, ये किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है क्लॉनिंग। तो बेटा क्लॉनिंग जो होता है ना, एक मिनट, क्लॉनिंग जो होता है वो किसी समरूप कोशिका, यानी कि एक प्रकार की कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीवन को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से जो है क्या करना, उसको बनाना। ठीक है, उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्लॉनिंग कहा जाता है। कैसे, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग से अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्लॉनिंग कहा जाता है। क्लॉनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एक सेल का एग्जैक्ट कॉपी, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। सोचो आप जरा, कितना कमाल है ना। तो इसी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो बेटा जब भी हम क्लॉनिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, एक महान साइंटिस्ट है उनकी बात करेंगे, जिनका नाम है इयान विल्मुट। ओके, तो पहले क्या है, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्लॉनिंग कहा जाता है। तो ये रहे वे साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इनका नाम है इयान विल्मट। ठीक है, तो किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लॉनिंग सर्वप्रथम किसने की थी बेटा, इयान विल्मट ने की थी, और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड के रॉजलिन इंस्टीट्यूट में की थी। ठीक है, तो सबसे जैसे ही हम क्लॉनिंग की बात करते हैं तो वहां पर इयान विल्मट का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जंतु की सफलतापूर्वक क्लॉनिंग की थी। तो उन्होंने क्या किया था, एक भेड़ को क्लॉन किया जिसका नाम डॉली रखा गया। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, डॉली द शीप। उन्होंने एक भेड़ को क्लॉन किया जिसका नाम उन्होंने डॉली रखा। अब डॉली का जन्म देखो बेटा, 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह क्लॉन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। तो देखो पहला स्तनधारी था कौन सा, डॉली। ठीक है,
तो डॉली की जो क्लोनिंग थी उसको करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़, ठीक है, एक मादा भेड़ को लिया गया, भेड़ को लिया गया जिसका नाम था फिन डॉर्सेट। उसकी स्तन ग्रंथि से क्या किया, एक कोशिका एकत्र की गई। क्या किया बेटा, उसकी जो मादा भेड़ थी जिसका नाम फिन डॉर्सेट था, उसकी स्तन की ग्रंथि से एक कोशिका को एकत्र किया। उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से, यानी कि दूसरे एक शीप से जिसका नाम स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव था, उसमें से एक अंड कोशिका भी एकत्र की। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया, ठीक है, उससे क्या लिया गया, अंड कोशिका को लिया, लेकिन उस अंड कोशिका से क्या हटा दिया बेटा, उसके न्यूक्लियस को हटा दिया गया। ओके। अब तत्पश्चात क्या किया, डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित कर दिया। यहां पे देखो, एक में न्यूक्लियस है, दूसरे में न्यूक्लियस नहीं है, तो इसमें क्या कर दिया, इस अंड कोशिका में ये स्थापित कर दिया। फिर क्या हुआ, इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित कर दिया गया, इम्प्लांट कर दिया गया, ठीक है, उसके यूट्रस में क्या कर दिया बेटा, उसको इम्प्लांट कर दिया गया उस अंड कोशिका को। फिर क्या हुआ, अंड कोशिका का विकास हुआ, उसका परिवर्धन सामान्य रूप से हुआ, है ना, हमने पढ़ा है ना, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, और डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। तो बेटा जिस पेरेंट से उसका न्यूक्लियस आया था, ठीक है, एक में से न्यूक्लियस हटा दिया गया था एक सेल से, दूसरे सेल में क्या था, केंद्रक था। तो वो जो बच्चा पैदा हुआ वो किसके समरूप था बेटा, वो फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिसमें केंद्रक था, जिसके सेल में केंद्रक था, क्योंकि केंद्रक आपको पता है न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, वो एक सेल का कंप्लीट कंट्रोल रखता है ना। तो क्योंकि स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली के स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। तो एक पैरेंट का कंप्लीट फेस या कंप्लीट बॉडी का स्ट्रक्चर उसमें आ गया, दूसरे का नहीं आया। तो डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लॉन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन द्वारा अनेक संततियों को फिर से जन्म दिया, और दुर्भाग्यवश क्या हुआ, फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 में डॉली की मृत्यु हो गई। ओके। और डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ को जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। क्लोन वाली जंतुओं को में अक्सर जो है जन्म के समय अनेक विकृतियां होती है। तो क्लोनिंग में कुछ समय के लिए उसको क्या कर दिया गया है, उसको जो है बहुत सारी जो जनरेशन्स जो आई उसमें से, उसमें बहुत सारी विकृतियां आने लगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे उनके जेनेटिक्स में। तो उसको कुछ समय के लिए उसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है, तो आपको अच्छी लगी ये स्टोरी, किसके बारे में, क्लोनिंग के बारे में, है ना। तो ये आपकी अधिक जानकारी के लिए थी। तो बेटा अभी हमारा समय हो चुका है एमसीक्यू का, हम जाएंगे सीधे एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चंस आपके लिए रेडी हैं, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, किसके अंडे कवच से नहीं ढके होते, किसके अंडे, निम्नलिखित में से किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते, मुर्गी, मेंढक, बतख, छिपकली, किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते। दूसरा प्रश्न है, वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जरायुज, अंडप्रजक, युग्मनज, गर्भाशय। वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं, एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं। लैंगिक, अलैंगिक, निषेचन, संलयन। यस। फोर्थ वन, जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो जंतु
सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज, अंडप्रज्ञक, युग्मनज, गर्भाशय। पांचवा प्रश्न है, एक टैडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह है, वो विधि क्या है? ठीक है, वो कौन सी विधि द्वारा होता है? निषेचन, कायांतरण, रोपण अथवा मुकुलन। एक टैडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह क्या है, वो विधि जो है वो क्या कहलाती है? निषेचन, कायांतरण, रोपण अथवा मुकुलन। छठवा है, मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, वृषण में, अंडाशय में। मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? सातवां प्रश्न है, हाइड्रा में जनन की विधि है। हाइड्रा में जनन की विधि है, कौन सी है? बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, कायांतरण। हाइड्रा में जनन की विधि कौन सी होती है? बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन या कायांतरण। आठवां है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर पहचान योग्य हो जाते हैं, यानी कि कान, नाक, हाथ, पैर वगैरह सभी भाग जब विकसित हो जाते हैं, उनकी पहचान हो जाती है कि ये आंखें हैं, ये कान है, ये हाथ है, पैर है वगैरह, तो उसे क्या कहा जाता है? गर्भ, भ्रूण, मुकुल, उपयुक्त उपरोक्त कोई नहीं। गर्भ, भ्रूण, मुकुल, उपरोक्त कोई नहीं। अगला नौवा है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन, द्विखंडन, पुनर्जनन, इनमें से कोई नहीं। अगला चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? जनन, केंद्रक, खंडन, उपरोक्त सभी। कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। यस, किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते? हमने पढ़ा है, जो मेंढक होते हैं उनके अंडे जो है कवच से नहीं ढके होते हैं, वो एक जेली के रूप में होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, है ना? यस। वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा उनको? अंड प्रचक जंतु कहते हैं, है ना? यानी कि ओवीपैरस कहते हैं। तीसरा है, एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा उसको? हम उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? अलैंगिक जनन, है ना? लैंगिक जनन क्या होता है ये आपको पता है, अलैंगिक जनन क्या होता है ये भी पता है, निषेचन क्या है वो पता है, संलयन क्या है वो भी पता है। तो एक ही जनक नए जीव को जो जन्म देता है उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उनको हम जरायुज अथवा वीवी पैरस ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। पांचवा है, एक टैडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वो प्रक्रिया क्या होती है? उसे हम कहते हैं कायांतरण अथवा मेटामॉर्फोसिस, है ना? मानव भ्रूण का रोपण कहाँ पे होता है बेटा? कहाँ होता है? कहाँ होता है बताइए? गर्भाशय में होता है ना? कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में नहीं होता। अंडवाहिनी में क्या होता है? निषेचन होता है। वेरी गुड। यस, हाइड्रा में जनन की विधि है, क्या है? हाइड्रा में कौन सी है बेटा? मुकुलन, है ना? हाइड्रा में मुकुलन अथवा बडिंग। आठवां देखिए, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके सभी शारीरिक भाग विकसित हो जाते हैं और पहचान योग्य हो जाते हैं, तो उसे डैश कहा जाता है, उसी को गर्भ कहा जाता है, गर्भस्थ शिशु कहा जाता है।
नौवा, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? अमीबा में पूछा है, तो हम लिखेंगे द्विखंडन अथवा बाइनरी फिशन। यस, कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है बेटा? जनन, केंद्रक, खंडन, उपरोक्त सभी देखो न्यूक्लियस है ना। कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होते हैं बेटा? केंद्रक अथवा न्यूक्लियस होता है। ओके, तो आई होप सभी बच्चों ने आंसर्स बहुत बढ़िया तरीके से किया है ना। तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।